बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे रशिया यूक्रेन वॉर जोन से आ रही बड़ी अपडेट की। आपको बता दें कि लगातार जंग रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रही है रोजाना भयानक होती जा रही है और भयानक तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। और अब खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के पलटवार से गुस्साए रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया है। दावा ये किया जा रहा है कि रूस ने अपने ऐसे ही हमलों की वजह से डोनेट्स्क की 3 दिशाओं में अपनी बढ़त बना ली है। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। डिफेंस लाइन से यूक्रेन में दहशत। ये जंग अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां आन बान शान के लिए पुतिन की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यूक्रेन से मिले जख्म पुतिन की सेना के लिए इस कदर गहरे हो चुके हैं कि अब इन जख्मों को भरने के लिए पुतिन की सेना खून का नया दरिया बहाने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि अब रूस ने डोनेट्स्क को अपने शिकंजे में कसने के लिए सीरियल अटैक शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए एक खास तरह का चक्रव्यूह बनाया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि बखमुत, अवदिव और नोवोपालिव दिशाओं पर रूस की सेना ने बढ़त बना ली है। इतना ही नहीं, नीप्रो शहर के नजदीक नदी के एक तरफ रूस की सेना ने डिफेंस लाइन तैयार कर ली है, जिसके चलते डोनेट्स्क पर रूस का शिकंजा मजबूत होता जा रहा है। Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах. दरअसल इस जंग में क्राइमिया ब्रिज पर जब से हमला हुआ है, तब से दोनों देशों के सेनाओं के बीच हमले और तेज हो चुके हैं। सबसे पहले रूस की सेनाओं की तरफ से ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन पर जबरदस्त हमले किए गए। उसके जवाब में यूक्रेन की सेनाओं की तरफ से भी पलटवार किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि खेरसौन जैसे इलाके से भी रूस की सेना के पीछे हटने की खबरें आने लगी। लेकिन अब एक बार फिर रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए डोनेट्स्क को चुना गया है। ये वही इलाका है जो मारिउपोल से सटा हुआ है, यानी उस इलाके से जहां रूस की सेना ने बर्बरता की हदों को पार कर दिया था। यही वजह है कि अब एक बार फिर डोनेट्स्क के आम लोगों की फिक्र बढ़ गई है। У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. जानकारी के मुताबिक रूस की सेना को आंशिक कब्जे वाले इलाकों से खदेड़ने के लिए यूक्रेन की तरफ से भी मोर्चाबंदी तेज कर दी गई है। В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів. По вулицях пересуваються патрулі. बताया जा रहा है कि डोनेट्स्क के कई गांवों से रूस के जबरदस्त हमलों की खबर आ रही है। रूस की मिसाइलें और ड्रोन इन इलाकों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन की चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई है। भौगोलिक नजरिए से भी डोनेट्स्क एक बेहद अहम इलाका है। यहाँ अभी भी 20% आबादी रहती है, जबकि कुछ ही दिन पहले इस इलाके पर फास्फोरस बम गिराए जाने की भी खबरें आई थी।
और बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर रेलवे लाइन ब्लास्ट केस में सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। विस्फोट में हुआ जिलेटिन का इस्तेमाल, तो विस्फोट जो हुआ था उसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया था। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट में जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल किया गया था और मामले की जांच के लिए एनएसडी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि ब्लास्ट के लिए लगातार जांच चल रही थी। ब्रिज के पिलर नंबर 145/3 के पास विस्फोटक लगाया गया था। यहां पर विस्फोटक के कई निशान भी पाए गए हैं। ओपी तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओपी, जांच में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं, कई तरीके की ऐसी चीजें प्राप्त हुई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। अभी तक की आरंभिक जांच के दौरान पता चला है कि इस विस्फोट में जिलेटिन नामक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी अहम बात ये सामने आई है कि पूरा विस्फोट फ्यूज वायर के जरिए किया गया था और एक लंबी तार के जरिए इस ट्रैक को उड़ाया गया था। ये जांच एजेंसियों का आरंभिक तौर पर आकलन है कि ये फ्यूज वायर लगभग 10 से 15 मिनट में जला होगा और इसके चलते जो इसको लगाने वाले लोग रहे होंगे वो बड़े आराम से वहां से फरार हो गए होंगे। तीसरी अहम बात यह है कि इस मामले में 3 एंगलों पर अभी तक जांच चल रही है। इसमें स्थानीय एंगल के अलावा 2 अन्य एंगल भी शामिल हैं। इन एजेंसियों का मानना है कि अभी तक की जांच के दौरान कोई ऐसा अहम ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके जरिए किसी संगठन पर उंगली उठाई जा सके। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले को जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा जा सकता है। जी बिल्कुल, तो इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि विस्फोट के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया था और कई ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे अभी हो रहे हैं जिसकी जांच एटीएस और एनआईए साथ मिलकर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया के बाली में होंगे। जी हाँ, इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहा है महाशक्तियों का महासम्मेलन, यानी कि G20 की बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। जी हाँ, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे बाली के लिए। और आपको बता दें कि पीएम अब रवाना होंगे और करीब 45 घंटे तक बाली में रहेंगे और इस दौरान वो करीब 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से वो बातचीत किससे किन मुद्दों पर करने वाले हैं, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो से भी बात होगी, जो बाइडेन से भी बात होगी, लेकिन ऋषि सुनक से जब बात होगी तो क्या भारत के लिए खास निकल कर आएगा जब ब्रिटेन की कमान एक भारतीय मूल व्यक्ति के पास है। जी हाँ, और भारत 1 दिसंबर से आपको बता दें कि G20 की अध्यक्षता करेगा। पीएम इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 बैठक का लोगो भी जारी किया है। तो न्यूज़ 18 पर G20 की सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं और अब जब बात महाशक्तियों के मिलन की हो रही है तो ऐसे में अब नजरें इस बात पर भी टिकी होंगी, क्योंकि G20 का हिस्सा देखिए रशिया भी है। क्या राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बैठक में रशिया यूक्रेन का मुद्दा भी छाया रहेगा। इस पर भी बातचीत होगी, साथ साथ इकोनॉमी पर बात होगी, ग्लोबल ट्रेड पर बात होगी, टेररिज्म पर बात होगी और इसके अलावा एनवायरमेंट पर बात होगी और हेल्थ पर भी बात होगी। और हेल्थ अब की बार का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो महत्वपूर्ण है किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब अगले महीने से भारत करने वाला है G20 की अध्यक्षता। उस अध्यक्षता को ग्रहण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं इंडोनेशिया के बाली। 12 बजे का समय है, शेड्यूल्ड समय 12:01 समय हो गया। किसी भी वक्त वो तस्वीरें सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री देश की तरफ से
प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडोनेशिया के बाली में होंगे। जिस तरीके की जानकारी अंकिता दे रही थी, निश्चित तौर पर ये जो G20 का समिट हो रहा है इस वक्त बड़े एक ऐसे समय में हो रहा है जब दो देश आमने सामने हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर पलटवार कर रहा है, जो पुतिन ये कह चुके हैं कि वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि खतरा है कि उनकी जान भी जा सकती है। ऐसे में महाशक्तियां जब मिल रही हैं, 19 देश जब मिलेंगे, यूरोपियन यूनियन जब मिलेगा, क्या यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर कोई टिप्पणी करता है या नहीं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे के लिए आज दोपहर रवाना होंगे। उनके दौरे से जुड़ी और जानकारी हम आपको देते हैं। जी हाँ, पीएम G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 45 घंटे तक बाली में रहेंगे, जहां पर G20 समिट हो रहा है। पीएम मोदी करीब 20 कार्यक्रमों में इस दौरान हिस्सा लेंगे। जी हाँ, G20 समिट के 3 सत्र में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देश के राष्ट्र प्रमुखों से इस दौरान मुलाकात भी करेंगे। और जानकारी के मुताबिक 8 से 10 नेताओं के साथ वो वार्ता भी कर सकते हैं, बातचीत भी करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी बाली में भारतीय समुदाय यानी कि इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात करेंगे। तो G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से इंडोनेशियन जो डायस्पोरा है वहां पर और उसके बीच जो भारतीय डायस्पोरा है और उनके साथ जो मुलाकात है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि सपना आमतौर पर हमने ये देखा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहां पर भारतीय समुदाय से बातचीत करते हैं, तो वो एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आती है। और शायद यही जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्हें वर्ल्ड लीडर के तौर पर इस वक्त छाप छोड़ने में कामयाब कर रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और जिस तरीके से 3 दिवसीय उनका दौरा है, G20 समिट में भारत की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। और जब जब G20 में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, उनके संबोधन में हमने बहुत कुछ खास देखा है। तो लगातार आपको एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत ने न्यूज़ 18 इंडिया से की है खास बातचीत। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी साझा की है। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती हैं। सर, न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शेड्यूल रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय से भी मिलने वाले हैं और G20 समिट में तो हिस्सा लेना ही है। क्या महत्वपूर्ण इंगेजमेंट रहेंगे प्रधानमंत्री? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये दौरा बेसिकली G20 समिट को लेकर है और इस G20 समिट से रिलेटेड जितनी सारी मीटिंग्स होने वाली हैं, उसके व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय यहाँ रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करने के लिए रखा है। मूलतः यही उनके कार्यक्रम में इस बार शामिल है। तो बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे वो, और भारतीय समुदाय के लोगों से जब मिलेंगे तो कितने भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद है उसमें? आज जैसा आपको मालूम है, ये बहुत बड़ा इवेंट है और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ रहने वाले हैं। उसको लेकर सिक्योरिटी बहुत कड़ी की जाती है। ऐसे हालात में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी साइजेबल इंडियन कम्युनिटी से प्रधानमंत्री जी की बात होगी। नंबर के बारे में अभी कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर 800 से ज़्यादा लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया के बाली में होंगे। बाली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 15 और 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे और इंडोनेशिया के समय के मुताबिक आज रात 10 बजे बाली पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें और क्या कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीदें हैं। ये भारत के तिरंगे को आप देख सकते हैं, तमाम सदस्य देशों के झंडे के साथ, जो कि G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर के तौर पे स्थापित किया गया है इंडोनेशिया की तरफ से, जहां तमाम पत्रकार मौजूद हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा आज से शुरू हो रहा है। आज कोई आधिकारिक कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया है अब तक ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन 15 तारीख के सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक महत्वपूर्ण इंगेजमेंट है। G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। G20 के शिखर सम्मेलन में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्र में हिस्सा लेंगे। 16 तारीख को एक सत्र में हिस्सा लेंगे,
15 तारीख को ही भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे, भारत के समय के मुताबिक 2:30 बजे और इंडोनेशिया के समय के मुताबिक 5 बजे। इसके अलावा शाम को इंडोनेशिया के यानी होस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तमाम देशों के नेताओं के लिए वहां सबका स्वागत किया जाएगा। एक मशहूर पार्क है इंडोनेशिया के बाली में, वहां तमाम राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है। इसके अलावा 45 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में रहेंगे। इस दौरान बड़े देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी उनकी होगी। जो हमें अब तक जानकारी मिले 8 से 10 मीटिंग्स दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से होगी। तो दुनिया को काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। भारत को भी G20 से उम्मीदें हैं, द्विपक्षीय बैठक होंगी उससे उम्मीदें हैं। और भारतीय समुदाय के लोग, करीब 800 से अधिक की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और भारत के लिहाज से भी, क्योंकि अगले साल 1 दिसंबर 2022 से और भारत को अध्यक्षता मिलेगी G20 की। G20 अभी इंडोनेशिया में आयोजित हो रहा है। इसके बाद अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत में अगले साल सम्मेलन का आयोजित होगा और भारत को इंडोनेशिया से सबक लेने के लिए भी बहुत कुछ होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है, जब सम्मेलन में हिस्सा लेंगे तो ये कोशिश जरूर रहेगी कि अगले साल जब भारत 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन करे तो दुनिया को एक बड़ा संदेश दे कि भारत भी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। पहले भी ऐसा किया है और अगले साल भी भारत इस तरह के संदेश देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा भारत, इंडोनेशिया और दुनिया के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और अब बात करेंगे रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से आ रही बड़ी अपडेट की। खेरसोन में यूक्रेन की जीत के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उधर ईरान को पुतिन भले ही बचाएं या ना बचाएं, लेकिन उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्राइमिया बचाना है, क्योंकि खेरसोन के बाद पुतिन की फौज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। यूक्रेन जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जोर का झटका भी जरा जोर से ही लगा है। रूस यूक्रेन के खेरसोन में जंग हार चुका है। पूरी दुनिया यूक्रेन के खेरसोन फतह को जंग का एक टर्निंग पॉइंट मान रही है। जाहिर सी बात है कि खेरसोन हारने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में है। यूक्रेन जंग के 9 महीनों के दौरान रूस यूक्रेन की फौज के खिलाफ परमाणु हथियारों को छोड़कर अपने हर खतरनाक हथियार को आजमा कर देख चुका है। बावजूद इसके रूस को अभी तक यूक्रेन में वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीद उसे थी।
ऐसे सूरते हाल में रूसी सेना का खेरसौन हारने का मतलब है कि अब रूस पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। लिहाजा अब राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसौन की हार का बदला लेने के लिए यूक्रेन जंग के दौरान अपने तरकश के आखिरी हथियार को आजमाने का फरमान सुना दिया है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति पुतिन अपने किस हथियार से यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी में है। उससे पहले आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि रूस को खेरसौन में मिली हार को आखिर क्यों इस जंग का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। खेरसौन शहर में आती यूक्रेन सेना की गाड़ियां, खेरसौन के लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाता यूक्रेन सेना का एक जवान, मोटरसाइकिल पर यूक्रेन के झंडे लगाकर शहर में घूमता एक नौजवान और खेरसौन को छोड़कर जाने के बाद रूसी हथियारों के जखीरे का निरीक्षण करते यूक्रेन की फौज के अधिकारी। ये वो तस्वीरें हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि खेरसौन शहर को रूस की सेना छोड़कर जा चुकी है। दरअसल खेरसौन के ज्यादातर इलाके पर रूस ने यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही कब्जा कर लिया था। लिहाजा रूसी सेना के खेरसौन छोड़कर जाने के बाद शहर के लोगों के साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी जोश हाई है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक खेरसौन शहर को छोड़ने से पहले रूसी फौज ने शहर में जगह जगह लैंड माइन्स और बूबी ट्रैप्स बिछा दिए हैं। Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. В самому ж Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди, на звільненій території, дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже 2000 вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей. Але все ми відновимо, повірте, хоч для цього потрібен і час, однак всім вже зрозуміло, результат буде наш. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खेरसौन फतह के लिए यूक्रेन की फौज के हर एक जवान और अधिकारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब वो बहुत जल्द ही रूस के कब्जे से यूक्रेन के हर इलाके को आजाद करवाएंगे। Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість. І я приєднуюсь до подяк і бажань, які вже отримали від херсонців наші бійці 28-ї, 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці сил спеціальних операцій, нацгвардійці. Молодці. Дякую всім за блискуче виконання завдань для звільнення Херсону. Буде так в Генічеську і в Мелітополі. Прийдемо до всіх наших міст і сіл Донбасу обов'язково побачимо, як там в Криму українські сили зустрічатимуть з українськими прапорами, як і там зберігають, які там сотнями будуть на вулицях в день звільнення. तो इसी वजह से पुतिन ने युद्ध में अपना ब्रह्मास्त्र उतारने का फैसला कर लिया है, जो एक सेकंड में 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। ये तो रही खेरसौन फतह की कहानी। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि खेरसौन की हार से रूस के राष्ट्रपति पुतिन कितने तिल मिलाए हुए हैं और उन्होंने खेरसौन की हार का बदला लेने के लिए आखिर कौन सा नया प्लान बनाया है। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि खेरसौन की हार का बदला लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन अब मैदानी जंग में अपना कौन सा हथियार उतारने वाले हैं।
इस हथियार के बारे में तफसील से बताने से पहले आइए हम आपको उसका एक वीडियो दिखाते हैं। बेरेंट सागर की उफनती लहरों पर रूस की नौसेना का फ्रिगेट एडमिरल ग्रोशकॉव। तभी फ्रिगेट कमांडर अपने अधिकारियों को बैटल स्टेशन पर तैनात होने का फरमान सुनाता है। फ्रिगेट के डेक पर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। कमांडर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। उसके फायर के फरमान के साथ ही उसका एक अधिकारी एक लाल रंग का बटन दबा देता है और इसके बाद जहाज से आग उगलती और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती एक मिसाइल नजर आती है। लेकिन चंद सेकंड्स में ही ये मिसाइल आंखों से ओझल हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को 28 मई 2022 को जारी किया था। इस मिसाइल टेस्ट के बाद रूस ने दावा किया था कि ये उसकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन है। रूस का दावा है कि उसकी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरते हुए 1,000 किलोमीटर दूर अपने किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ज़िरकॉन मिसाइल यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। दरअसल ब्रिटिश अखबार डेली मेल का दावा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल के उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश भी सुना दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ ज़िरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि ज़िरकॉन मिसाइल कितनी घातक है। ज़िरकॉन मिसाइल को 3M22 ज़िरकॉन भी कहा जाता है। ज़िरकॉन 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ज़िरकॉन आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है। ज़िरकॉन 1 सेकंड में 3.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। खेरसौन में मिली हार के बाद रूस की सरकारी मीडिया का कहना है कि अब रूस को पूरे यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए। इस रिपोर्ट में पुतिन के नए ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत सी चौंकाने वाली बातें भी हैं। रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन के बारे में यह दावा किया जाता है कि जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है, ये तेज रफ्तार से आसमान की तरफ भागती है और फिर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। यानी इसे ट्रैक कर पाना भी दुश्मन देश के लिए मुमकिन नहीं है। दरअसल ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ज़िरकॉन को पनडुब्बी, जंगी जहाज या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। ज़िरकॉन मिसाइल 30 फीट लंबी है और इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। ज़िरकॉन 200 किलोटन तक के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ज़िरकॉन में स्क्रैम जेट इंजन लगा है, जिसकी बदौलत ज़िरकॉन 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन की इस नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रफ्तार में यूक्रेन के साथ साथ कई देशों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि ये सिर्फ 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। लिहाजा जब तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करेगा, तब तक ये तबाही मचा चुकी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल को अपने देश के बेजोड़ हथियारों की नई पीढ़ी का बता चुके हैं।
रूस का दावा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भर सकती है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देती। यानी इसकी लॉन्चिंग का पता मिसाइल के टारगेट को हिट करने के बाद ही चलेगा। इतना ही नहीं, ज़िरकॉन के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि ये मिसाइल दुश्मन को चकमा देने के लिए अपने फ्लाइट पाथ यानी उड़ते हुए रास्ते को भी बदल सकती है। खेरसौन में मिली हार के बाद रूस के सरकारी मीडिया का कहना है कि अब रूस को पूरे यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए और उन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो एक बात तो तय कि यूक्रेन जंग को थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते जरा भी वक्त नहीं लगेगा।